जय तिरंगा मेरे प्यारे दोस्तों, जय भारतीय। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को चाणक्य नीति अनमोल वचन आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, ये तीनों एक ही महापुरुष का नाम है। एक ऐसा महापुरुष जिसने सर्वप्रथम अखंड भारत का सपना देखा। एक ऐसा महापुरुष जिसकी बुद्धिमत्ता का लोहा आज भी विश्व भर में माना जाता है। विश्व भर के बड़े से बड़े स्कॉलर व्यवस्था को समझने तथा नियमित करने के लिए आज भी चाणक्य नीति का सहारा लिया जाता है। चाणक्य ने ही सर्वप्रथम गणतंत्र की ही जैसी एक विशेष व्यवस्था का आविर्भाव किया। अखंड भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए चाणक्य ने अपनी कूटनीति के सहारे सिकंदर जैसे राजा को हराने पर मजबूर किया। नंद वंश के अंत के साथ चंद्रगुप्त मौर्य को पाटलिपुत्र का शासक बनाया और गुप्त वंश की स्थापना की। चाणक्य ने अपनी बुद्धिमत्ता को अपने लिखे कई ग्रंथों में समाहित करके रखा है। चाणक्य ने दो महान ग्रंथों की रचना की जिनके नाम अर्थशास्त्र तथा चाणक्य नीति शास्त्र है। यहाँ पर चाणक्य नीति से उद्धत चाणक्य के विचारों का वर्णन किया जाएगा। चाणक्य एक महान साहित्यकार, शिक्षक, दर्शन शास्त्री, अर्थशास्त्री व सलाहकार थे। चाणक्य बहुत ज्ञानी और समझदार इंसान थे जिन्हें अर्थशास्त्र की अच्छी समझ थी। चाणक्य ने अपनी सूझबूझ व कूटनीति में से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने चंद्रगुप्त जैसे साधारण से इंसान को भारत देश के सबसे बड़े साम्राज्य का संस्थापना किया। चाणक्य एक शिक्षक थे जो अर्थशास्त्र, कॉमर्स की शिक्षा दिया करते थे। उन्हें लेखन का भी बहुत शौक था। उनकी प्रसिद्ध रचना चाणक्य नीति अर्थशास्त्र व नीतिशास्त्र रही है। चाणक्य की जिंदगी के बारे में उनकी पुस्तक कौटिल्य में सब कुछ लिखा हुआ है, जिसे पढ़कर हम लोग उन्हें और करीब से जान सकते हैं। चाणक्य एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। इसके बावजूद उनमें राजावानी गुणवत्ता थी। चाणक्य बहुत बड़े देशभक्त थे। देश के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। वो हमेशा देश के हित का सोचते थे। इसके लिए उन्होंने कूटनीति भी बनाई थी, इसलिए उन्होंने कूटनीतिज्ञ कहा गया। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जीवन का परिचय। चाणक्य जीवन पूरा नाम चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से भी जाने गए। जन्म 350 BCE, कोई नहीं जानता फिर भी कुछ मानते ही हैं। उनका जन्म पाटलिपुत्रा स्थान के पास हुआ था, जिसे आज पटना कहते हैं। माता कानेश्वरी चाणक्य, मृत्यु 275 BCE। चाणक्य आरंभिक जीवन। चाणक्य का जन्म 350 BCE में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके जन्म स्थान को लेकर कई तरह के मतभेद है। कुछ लोग का मानना है उनका जन्म पाटलिपुत्र के पास कुसुमपुर में हुआ था, जिसे आज हम पटना के नाम से जानते हैं। बुद्ध महावंशा टीका के हिसाब से उनका जन्म तक्षशिला में हुआ था। जैन धर्म के हिसाब से चाणक्य का जन्म उनके पिता के घर दक्षिण भारत में हुआ था। उनके पिता का नाम चनक था, कहते हैं इसी पर उनका नाम चाणक्य रखा गया। वैसे चाणक्य ब्राह्मण थे जो विष्णु के भक्त थे, लेकिन जैन धर्म के अनुसार उम्र के आखिरी पड़ाव में चाणक्य ने चंद्रगुप्त के साथ जैन धर्म का अपना लिया था। चाणक्य के जन्म के दौरान उनके दांत थे, जो इस बात का संकेत था कि वो एक राजा या सम्राट बनेंगे, लेकिन ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने की वजह से इसे अनुचित समझा गया और उनके दांत तोड़ दिए गए। लेकिन ये माना गया कि वो किसी को राजा बनाएंगे तो और उसके द्वारा राज्य करेंगे। बचपन से ही चाणक्य ने नेतृत्व करने की क्षमता थी। उम्र के हिसाब से उन्हें कुछ ज़्यादा ही ज्ञान था जो उनके बराबरी वालों को नहीं था। चाणक्य के पिता चाणक्य शिक्षा की महान महत्ता को जानते थे। वो उस समय पूरी दुनिया में तक्षशिला शिक्षा का बहुत फेमस केंद्र था। छोटी उम्र से ही चाणक्य ने वेदों का ज्ञान पाना शुरू कर दिया था। वेदों का ज्ञान सबसे कठिन माना जाता था, जिसे चाणक्य ने बचपन में ही पूरा पढ़ लिया था और उसे कंठस्थ भी कर लिया था।
चाणक्य को राजनीति के ज्ञान में बहुत रुचि थी। बचपन में ही चाणक्य की राजनीति को लेकर चतुराई व कुशाग्रता देखते ही बनती थी। राजनीति का खेल चाणक्य बचपन से ही सीखने लगे थे, जिसमें कुछ ही समय में वो महान ज्ञानी हो गए थे। वो जानते थे कि कैसे अपने सहयोग को विरोधियों के पास भेजना चाहिए, जिससे उनकी रूपरेखा का पता चले और विरोधियों को आसानी से नष्ट किया जा सके। चाणक्य परिस्थिति को अनुरूप करना वाली भांति जानते थे। वो धर्म व राजनीति का ज्ञान अर्जित करने के बाद उन्होंने अर्थशास्त्र की ओर अपना ध्यान लगाया, जो उनका जीवन भर का साथी बना गया। इससे प्रेरित होकर उन्होंने नीति शास्त्र की रचना की। तक्षशिला विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए भारत में तक्षशिला को उस समय सबसे अच्छा केंद्र माना जाता था। वहाँ के शिक्षक भी बहुत ज्ञानी हुआ करते थे, जो सिर्फ राजकुमारों को ही शिक्षा दिया करते थे। एक टीचर के पास 101 बच्चे होते थे और वो सारे राजाओं के बेटे हुआ करते थे। तक्षशिला में गुरु अपने शिष्य को सभी विषयों में ज्ञान दिया करते थे। वो उन्हें प्रैक्टिकल ज्ञान भी देते थे। वहाँ दाखिला लेने के बाद उम्र 16 साल थी। वहाँ बहुत से विषयों में ज्ञान दिया जाता था। यहीं पर चाणक्य को कौटिल्य व विष्णुगुप्ता नाम मिला। बचपन से ही चाणक्य चतुर थे, जिसे देख तक्षशिला के गुरु भी हैरान थे। भारतीयों के लिए तक्षशिला एक ज्योति की तरह थी, जो ऊंचे दर्जों का ज्ञान दिया करते थे, जिस पर सभी भारतीयों को गर्व था। आज के समय में तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित है। विश्वविद्यालय में एक समय में 10,000 बच्चे रह सकते थे। यहाँ भारत के अलावा दूसरे देशों से भी लोग आकर पढ़ते थे। चाणक्य ने तक्षशिला से शिक्षा ग्रहण करने के बाद यहीं पर शिक्षक बन गए। चाणक्य का पाटलिपुत्र जाना। चाणक्य जब तक्षशिला में गुरु थे तब भी देश के हालात से वो अछूते नहीं थे, लेकिन चाणक्य इतने क्षमता रखते थे कि देश को चला सके। उनके शिष्य उन्हें एक आदर्श के रूप में देखते थे और उन्हें देख वो प्रेरित होते थे। ये चाणक्य का बहुत आदर करते थे, उनके कहने पर कुछ भी कर सकते थे। भाद्रभदा और सूरत चाणक्य के पसंदीदा शिष्य थे। चाणक्य के जीवन को बदलने में इन दोनों ने मुख्य भूमिका निभाई थी। चाणक्य के ये जासूस थे जो दुश्मनों की बातें उन्हें बताया करते थे। चाणक्य ने किसी तरह से ये भी पता कर लिया था कि अंग्रेज देश में आक्रमण करने वाले यूरोप का महान योद्धा सलूकेस अपनी सेना के साथ भारत में आक्रमण की तैयारी में था। ऐसे समय में पाटलिपुत्र के राजा महानंद राज्य कोष में पैसे जमा करने के लिए प्रजा से जबरदस्ती पैसे लूट रहा था। चाणक्य देश के बाहरी व अंदर दोनों दुश्मन को भली भांति जानते थे। दूसरी ओर पड़ोसी देश के इस बात का फायदा उठाकर देश में घुसने की तैयारी में थे। वह अंग्रेजों को यह समय देश में घुसने के लिए आसान लग रहा था। इसमें उन्होंने अपने कार्य तेज कर दिए। इन सब बातों को चिंता से चाणक्य को रात को नींद नहीं आती थी। वो देश को अंदरूनी कमजोरी के कारण हारता हुआ नहीं देखना चाहते थे, न ही एक दास के रूप में देश को देखना चाहते थे। तब उन्होंने निर्णय लिया और कहा, अब वक्त आ गया है कि मैं विश्वविद्यालय छोड़ दूं। अब देश को मेरी जरूरत है। देश को आर्थिक व राजनीतिज्ञ मजबूती चाहिए। मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं अपने देश की सेवा करूं और उसे बाहरी व अंदरूनी दोनों के दुश्मन से बचाऊं। इसके बाद चाणक्य तक्षशिला से पाटलिपुत्र चले गए, जो भारत व पाटलिपुत्र दोनों के लिए एक बहुत बड़ा नया मोड़ रहा। राजा पोरस कौन था? वह पोरस और सिकंदर का युद्ध क्यों था? चाणक्य व पाटलिपुत्र जिसे आज पटना कहते हैं, राजनीतिक व राजनीतिक की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जगह है। दिल्ली की तरह पाटलिपुत्र को भी विकसित होने के लिए बहुत से उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा था। इसका निर्माण शिशु नागवंशी ने किया था। जब चाणक्य पाटलिपुत्र में गए तब उस समय वहाँ धनानंदा का शासन था। वहाँ बहुत जालिम और बेशर्म किस्म का था।
जो ज़बरदस्ती प्रजा से पैसे लिया करता था। प्रजा उससे बहुत परेशान थी, वह किसी भी बात पर टैक्स लिया करता था। ऐसा करते करते धनानंद ने बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया था। चाणक्य पाटलिपुत्र में पहुँच कर वहाँ की जनता को देख बहुत दुखी हुए। वो अपने पास से गरीबों की मदद किया करते थे। तब राजा भी इस बातों से प्रभावित हुआ और चाणक्य को बुलाकर कुछ लोगों की कमेटी भी बना ली थी, जिसे शुंगा नाम से जानते थे। जो गरीब लाचार की मदद किया करती थी वह चाणक्य उसके अध्यक्ष थे। चाणक्य का इस वजह से राजा से मिलना जुलना बढ़ गया। राजा जरा भी व्यवहार कुशल नहीं था। जिस बात को जान चाणक्य उससे उसी की तरह व्यवहार करते थे। राजा को यह बात बुरी लगी और उसने किसी को बिना बताए चाणक्य को अध्यक्ष पद से हटा दिया। राजा ने चाणक्य को बहुत बहुत बुरा कहकर बाहर निकाल दिया, जिसके बाद चाणक्य ने निर्णय लिया कि वो अपने अपमान का बदला जरूर लेंगे। चाणक्य का चंद्रगुप्त से मिलना। राजा के द्वारा अपमानित होने के बाद चाणक्य पाटलिपुत्र में घूम रहे थे और आगे की योजना बना रहे थे। तभी एक आदमी आकर मिलता है और उनके बारे में जानने की कोशिश करता है। तब चाणक्य उस आदमी के बारे में पूछते हैं कि तो वो अपना नाम चंद्रगुप्त मौर्य बताते हैं। चंद्रगुप्त उन्हें अपनी परेशानियों बताते हैं। वो बताते उनके दादाजी सर्वार्थ सिद्धि थे। उनकी 2 पत्नी थी, सुनंदा देवी व मूरा देवी। सुनंदा ने 9 बेटे थे जिन्हें नंदा कहा गया। वह मूरा के सिर्फ एक बेटा थे जो चंद्रगुप्त के पिताजी थे। नंदा जलन के चलते उनके पिता को मारना चाहते थे। चंद्रगुप्त 100 भाई बहन थे, सबको नंदा ने मार डाला। बस चंद्रगुप्त किसी तरह बच के निकले। अब चंद्रगुप्त नंदा ने से बदला लेने की चाहते थे, जो उस समय वहाँ राज्य कर रहा था। चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों का एक ही मकसद था, दोनों नंदा को शासक खत्म करना चाहते थे। इसीलिए दोनों ने हाथ मिला लिया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से वादा किया कि वो इस राज्य का राजा बनाएंगे। चंद्रगुप्त के अंदर चाणक्य एक शासक के गुणों को देखते थे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को कई सालों तक शिक्षा भी दी। वो उन्हें राजनीति लॉ के नियम के बारे में बताते थे। चाणक्य व चंद्रगुप्त का रिश्ता समय के साथ मजबूत होता गया। गुरु शिष्य का ये रिश्ता पूरे जग में फेमस हुआ। दोनों ने साथ में मिलकर बहुत से दुश्मनों को हराया। चाणक्य का दिमाग व चंद्रगुप्त की मेहनत ने मौर्य साम्राज्य खड़ा कर दिया। दोनों ने मिलकर एक विशाल सेना बनाई। चंद्रगुप्त दुश्मनों से सामने से लड़ाई करते थे, लेकिन उसमें दिमाग चाणक्य का होता था। चंद्रगुप्त का पहली जीत थी अलेक्जेंडर को हराना। अलेक्जेंडर के पास विशाल सेना थी, जिसे चाणक्य व चंद्रगुप्त ने अपनी सूझबूझ से हराया। राजा नंदा को हराना। राजा नंदा पर वार करने से पहले चाणक्य ने पूरी रणनीति बनाई। उन्होंने पहले राजा की कमजोरी जानने की कोशिश की, फिर एक रणनीति बनाई, लेकिन एक के बाद एक रणनीतियाँ फेल होती गई। फिर उसमें बदलाव करके चाणक्य व चंद्रगुप्त ने मगध राज्य की सीमा पर धावा बोला, लेकिन इस बार भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद अपनी हार से सीख लेकर चाणक्य व चंद्रगुप्त ने दूसरे तरीके से सोचना शुरू किया। चाणक्य बहुत चतुर थे। उन्होंने राजा पर्वता से दोस्ती की, जिससे उसकी सेना चाणक्य की मदद के लिए सामने आ गई। राजा नंदा के पास बहुत बड़ी सेना थी। उनके पास बहुत अच्छा सलाहकार अमात्य राक्षसा भी था, जो उन्हें सभी सलाह दिया करता था। चाणक्य अब समझ गए थे कि राजा नंदा को हराने के लिए उसे अमात्य से अलग करना होगा। चाणक्य ने प्लान बनाया और दोनों को अलग अलग कर दिया, जिससे राजा नंदा को हार का सामना करना पड़ा। चाणक्य व चंद्रगुप्त ने उसे व उसके खानदान को मार डाला। चाणक्य भारत देश के सबसे बड़े मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। उन्होंने चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे बिंदुसार के साथ काम किया। इसके बाद बिंदुसार के बेटे सम्राट अशोक के साथ चाणक्य ने साम्राज्य को और आगे बढ़ाया। अशोका को चाणक्य ने खुद शिक्षा दी और उसे एक महान योद्धा बनाया। चाणक्य की मृत्यु। चाणक्य ने बहुत सी रचनाएं लिखी, जिसमें चाणक्य नीति व अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण है। अर्थशास्त्र में मिली गई बातों आज भी लोगों को ज्ञात देती है और जो आज के समय में भी जरूरी है। चाणक्य नीति में उनके द्वारा कहे गए वचन
है जो आज भी हमें सही रास्ता दिखाती है। चाणक्य 200 से ज़्यादा साल तक जीवित रहे। वो लंबी आयु के बाद उनकी मौत 275 बीसी में हुई। उनकी मौत को लेकर बहुत सी अवधारणा है। कुछ लोग कहते हैं साम्राज्य से रिटायर होने के बाद चाणक्य जंगल चले गए, वहीं उनकी मृत्यु हुई। कुछ लोग का मानना है उन्हें बिंदुसारा के मंत्री संबंधु ने मारा। चाणक्य पर बहुत सी फिल्में भी, टीवी सीरियल बने। चाणक्य नीति पर बहुत सी किताबें भी लिखी गई। हमने उनके द्वारा कहे अनमोल वचनों का हिंदी विभाग लिखा है ताकि यह हिंदी पाठकों के लिए चाणक्य नीति के अनमोल विचार। मूर्खों को समझना चरित्रहीन स्त्रियों की चिंता करना तथा एक निराशावादी इंसान के साथ समय व्यतीत करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि मूर्ख ज्ञानवर्धक बातें नहीं समझ पाते। चरित्रहीन स्त्रियां हजारों पाबंदियों के बाद भी अपने मन की ही करती है तथा एक निराशावादी मनुष्य अपने मित्र को किसी भी मूल्य पर खुश नहीं कर सकता। जिस घर में एक चरित्रहीन दुष्टी पत्नी, कपटी मित्र तथा कटु भाषी नौकर हो वह घर सर्प से भरे स्थान से भी अधिक संकटप्रद होता है। ऐसे घर में न रहना ही बेहतर होता है। एक व्यक्ति को अपने संकट भरे समय के लिए धन एकत्र करके रखने चाहिए। यदि कभी उसकी स्त्री किसी संकट में पड़ जाती है तो इस संचित धन का मोह न करके हुए इस स्त्री को बचाना चाहिए। मनुष्य को ऐसे देश में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए जहाँ पर रोजगार की सुविधा न हो, आदर न हो, शुभ चिंतक न हो तथा अंततः शिक्षा प्राप्त करने के स्रोत न हो। मनुष्य को ऐसे स्थान पर कभी नहीं रहना चाहिए जहाँ के लोग वहाँ के कानून नहीं मानते, जहाँ के लोग में लज्जा न हो, जहाँ के लोगों में दान पुण्य के प्रति आस्था न हो तथा जहाँ पर कला न हो। ऐसे स्थानों में रहना एक निर्जन वन में रहने से भी अधिक खतरनाक होता है। ऐसे स्थान पर मनुष्य को क्षण भर भी नहीं ठहरना चाहिए जहाँ व्यापारी, शिक्षित, ब्राह्मण, सैनिक, नदी तथा एवं सुशिक्षित वैद्य नहीं हो, क्योंकि व्यापारी से भोजन, ब्राह्मण से ज्ञान, नदी से जल, सैनिक से रक्षा तथा वैद्य से स्वास्थ्यवर्धक औषधि मिल पाती है। जीवन के लिए ये 5 तत्व अति आवश्यक है। मनुष्य को विभिन्न स्वजनों की पहचान विभिन्न समय में होती है। आवश्यकता के समय में सगे संबंधियों की परीक्षा संकट काल में तथा नौकर की परीक्षा मालिक द्वारा दिए गए अति आवश्यक कार्य अथवा गुप्त कार्य में के समय होती है। ऐसे समय में यदि मनुष्य को इन लोगों की सहायता नहीं मिल पाती तो ये लोग उस मनुष्य के लिए व्यर्थ है। संकट काल में जो व्यक्ति अपनी सहृदयता से सहायता करता है वही सच्चे अर्थों में आपका मित्र और भाई होता है। अतः संकट काल में जिन लोगों से सहायता प्राप्त हो उन्हें किसी भी मूल्य पर नहीं भूलना चाहिए। कठिन परिश्रम से मनुष्य कुछ भी प्राप्त कर ले सकता है। परिश्रमी व्यक्ति को उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य और उसे पचाने की शक्ति प्राप्त होती है। कठिन परिश्रम से मनुष्य अधिक धन अर्जन कर पाता है तथा अपने जीवन निर्वाह के लिए उचित कर्मों में उसका प्रयोग कर पाता है। उस व्यक्ति को जीवन में स्वर्ग जैसा सुख प्राप्त होता है जिसका पुत्र आज्ञाकारी और पुत्री भरोसेमंद हो। व्यक्ति को स्वयं भी संतोषी होना चाहिए, संतोषी होना आवश्यक है। एक सच्चा पुत्र अपने पिता के प्रति आज्ञाकारी होता है और एक सच्चा पिता अपने पुत्र की सभी तरह से देखभाल करता है। सत्यता की किसी भी संबंध को मधुर बनाता है और संबंधों से बड़े मित्र भी बन जाते हैं। ऐसे मनुष्य से दूर रहना ही सही होता है जो सामने मिथ्या प्रशंसा करता हो तथा पीठ पीछे हानि पहुंचने की नियत रखता हो। ऐसे मित्र विष भर से भरे उस प्याले की तरह होते हैं जिसके ऊपर दुग्ध रख दिया गया हो। सभी पहाड़ियों में मणि मुक्ता नहीं होती, सभी स्थान घर नहीं होता और सभी घर आदर्श मनुष्यों के लिए उत्तम नहीं होता। सभी हाथी के पास गजमुक्ता मणि नहीं होता तथा सभी जंगलों में चंदन का पेड़ नहीं पाया जाता। तात्पर्य यह है कि सभी मनुष्य का आदर्श मनुष्य नहीं होते। मित्रता अपने स्तर के मनुष्य के साथ ही बेहतर होता है। किसी राजा के अंतर्गत नौकरी सबसे बेहतर होती है तथा एक स्त्री को अपने घर में रहना चाहिए। स्त्री घर में ही सुरक्षित होती है। चाणक्य के अनुसार प्रलय के समय समस्त स्थल समुद्र के नीचे चला जाएगा, किंतु आदर्श मनुष्य के चरित्र में कई समुद्र एक साथ समा सकते हैं। अतः ऐसे मनुष्य बुरे से बुरे समय में भी आदिंग रहता है,
किसी बड़े परिवार से संबंध रखने वाला अति सुंदर नौजवान यदि यदि अशिक्षित रह जाए तो लोग उसे ठीक उसी तरह नज़रअंदाज करते हैं जैसे एक सुगंधहीन फूल को नज़रअंदाज किया जाता है। कोयल की सौंदर्यता, उसकी आवाज़ में स्त्री की सौंदर्यता, उसकी ईमानदारी एवं एक कुरूप की सौंदर्यता, उसकी शिक्षा तथा एक साधु की सौंदर्यता उसमें निहित दयाभाव में होती है। एक परिवार को बचाने के लिए, एक मनुष्य, एक गांव बचाने के लिए, एक परिवार तथा संपूर्ण राज्य को बचाने के लिए यदि एक गांव का बहिष्कार करना पड़े तो इससे कोई गलत बात नहीं है। चाणक्य के अनुसार एक कर्मठ व्यक्ति कभी भी दरिद्र नहीं होता। ठीक इसी तरह सदैव ईश्वर का स्मरण करने वाला कोई पाप नहीं कर सकता है तथा शांत स्वभाव का एक व्यक्ति कभी भी झगड़ा नहीं कर सकता। अतः मनुष्य को किसी भी परिस्थितियों में अपनी मनुष्यता नहीं भूलनी चाहिए। एक शुष्क पेड़ में जब आग लगा जाती है तो समस्त जंगल जल जाता है। इसी तरह से एक नालायक पुत्र समस्त खानदान को तबाह कर देता है। कोई भी काम शुरू करने से पहले अपने आप से 3 सवाल हमेशा करना चाहिए। मैं क्यों कर रहा हूँ? इस कार्य क्या परिणाम हो सकते हैं? क्या मुझे सफलता प्राप्त होगी? केवल इन सवालों के चिंतन के बाद अगर आपको इनके सकारात्मक जवाब मिलते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। एक आदमी अकेला जन्म लेता है, अकेला मृत्यु पाता है, अकेला ही अपने कर्मों का अच्छा बुरा फल भोगता है और अकेले ही स्वर्ग अथवा नरक के वासी बनता है। भगवान प्रतिमाओं में नहीं बसते, आपकी भावनाओं में ही भगवान है और आपकी आत्मा ही परमात्मा का मंदिर है। आप जो करना चाहते हैं उसे जाहिर न होने दें, लेकिन जो आप करना चाहते हैं उसे बुद्धिमानी से छिपा कर रखें और अपने कामों को करते रहें। ज्ञान ही सबसे बड़ा साथी है। एक ज्ञानी व्यक्ति को सभी जगह सम्मान मिलता है। अज्ञान ही सौंदर्य और यौवन के परास्त करता है। जैसे ही डर निराश आप पर ही हावी होने लगती है, उस पर आक्रमण करके उसे खत्म कर दीजिए। मूर्ख के लिए किताबों का उनका उतना ही मोल होता है जितना किसी नेत्रहीन के लिए दर्पण का। मनुष्य कर्मों से महान बनता है, जन्म से नहीं। पहले 5 वर्ष अपने बच्चों को कोमलता के साथ रखें, अगले 5 वर्ष उन्हें दांत कर रखें और जब वे 16 के हो जाए उनके साथ मित्र की तरह व्यवहार करें। आपकी ढलती उम्र में वो आपके सबसे करीब दोस्त होंगे। हर एक दोस्ती के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है। कोई भी दोस्ती ब्याज के बिना नहीं होती है, एक कड़वा सच है। चाणक्य के अनमोल वचन का उनकी नीतियाँ है। तो दोस्तों, ये चाणक्य नीति का अनमोल विचार और बायोग्राफी आपको उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। और अच्छे लगे हो तो अपने दोस्तों, अपने भाईचारों सबको फैला दो कि वो लोग ये समझ सके कि जीवन जीने का मज़ा क्या है, किस तरीक़ा से जिया जाए। क्योंकि आज के समय में जीवन जीना बहुत ही कठिन है कि आज के भाग दौड़ में कोरोना के बाद और समय बदल गया है। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले बायोग्राफी में। जब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखिए, क्योंकि कोरोना के बाद समय बदल गया है। इसलिए अपने परिवार के साथ मिलजुल कर काम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और देश में नहीं दुनिया में देश का नाम कीजिए। धन्यवाद।